ओके, पीजेंट्स मूवमेंट 1957 से 1947 तक। पीजेंट्स मूवमेंट का बेसिकली इशू क्या था कि कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी है पहला। दूसरा क्या है कि जो हैंडीक्राफ्ट सारे रूइन हो चुके हैं, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ लैंड, पीजेंट्स की लैंड में ओवर क्राउडिंग हो चुकी थी। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ये परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महालवारी, इन सब का सेटलमेंट से किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस ये काफ़ी टफ थे, महंगे थे, डिस्टेंट, ये जल्दी मिलते नहीं थे, ऑन पेपर सब कुछ होता था। ठीक है, अब सबसे पहले रिवोल्ट आता है इंडिगो रिवोल्ट। ये 1859 में है, जस्ट ऑफ जो 1857 के रिवोल्ट के बाद 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ। इंडिगो रिवोल्ट में क्या था कि यूरोपियन प्लांटर फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को ग्रो करने के लिए कैश क्रॉप्स, इंडिगो क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ कैश क्रॉप्स। जैसे कि राइस को अच्छे प्राइस मिल सकते थे, लेकिन वो फोर्स करते थे कि इंडिगो उगाओ। तो उसमें जो लीडर थे दिगंबर बिश्वास पहला, दूसरा विष्णु विश्वास। इसमें हो क्या रहा था कि जो पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था प्लांटर्स के द्वारा कि समरी इविक्शन, निकल जाओ खेत से, और इन्हेंस रेंट, उनका किराया बढ़ा दिया था। तो इस पूरे इवेंट में ये जो पीजेंट्स थे इन्होंने विद्रोह किया, लीगल मशीनरी का उपयोग किया। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है कि इंडिगो कमीशन आता है। इंडिगो कमीशन ये रिकमेंड करता है कि जो लोग ये जो राइट्स हु कुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो ग्रो करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इससे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर है हिंदू पैट्रियट, जो हरीश चंद्र मुखोपाध्याय या मुखर्जी ने लिखा हुआ है। हरीशचंद्र मुखोपाध्याय मुखर्जी एसोसिएटेड हैं इंडिगो रिवोल्ट से। इस रिवोल्ट के ऊपर एक प्ले भी बना है, नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र ने बनाया है। नेक्स्ट है पबना एग्रेरियन लीग। पबना एग्रेरियन लीग ये 80s में हुआ, चल रहा था। ये बंगाल में हुआ था। इसमें क्या था कि जो ज़मींदार थे वो उन्होंने रेंट इंक्रीज़ कर दिया था, और एज वेल एज जो ऑक्यूपेसी राइट मिला हुआ था अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859, उस एक्ट के अंदर जो ऑक्यूपेंसी राइट मिला हुआ था वो भी किसानों को मिल नहीं पा रहा था। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने विद्रोह मूवमेंट किया। इसमें किसानों ने क्या किया कि रेंट स्ट्राइक की और जमींदार के अगेंस्ट कोर्ट में भी गए। तो ये इधर से ये भी लीगल रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। एट द एंड जो पबना एग्रेरियन रिवोल्ट हुआ, पबना एग्रेरियन लीग जो हुआ था, उसके एवज में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया। तो जो ये एक्ट 10 ऑफ 1859 में जो अधिकार मिल नहीं पा रहे थे किसानों को, ऑक्यूपेशन राइट, वो इसमें मिले अब, बंगाल टेनेंसी एक्ट। ओके, नेक्स्ट रिवोल्ट है डेक्कन रिवोल्ट। डेक्कन रिवोल्ट में क्या हुआ का कॉन्टेक्स्ट समझ लो पहले कि कॉटन प्राइस, जो अमेरिकन वॉर हुआ था उसके बाद जो कॉटन के प्राइस थे वो सभी क्रैश कर गए थे, और साथ ही साथ एक तो प्राइस भी क्रैश कर गए और 50% लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया गया था, और सक्सेसिव बैड हार्वेस्ट भी हो रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी स्ट्रेस था ये किसानों के ऊपर। जब हैवी टैक्सेशन सब अप्लाई कर रहे थे, तो ये साउथ में रैयतवारी जहाँ पे इस्टेब्लिश थी, तो ये लोग मनी लेंडर से पैसे लिया करते थे, मतलब पीजेंट्स लोग। तो ये जो उधारी की साइकिल थी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, पीजेंट्स ने क्या किया, इन्होंने सोशल बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट ये आउटसाइडर ज़्यादातर ये लोग गुजराती और महावारी हुआ करते थे, जो कि लोन दिया करते थे। तो स्टार्टिंग में तो ये पीसफुल मूवमेंट था, बट लेटर ऑन इट बिकम्स राइट, बिकॉज और जो पीजेंट्स थे उन्होंने दे विल बर्न द जो डेट रिकॉर्ड्स थे उनको बर्न करना शुरू किया, हाउसेस को बर्न करना शुरू किया। तो क्योंकि एक डिस्ट्रेस का मामला था, तो इसमें जो एक्ट पास हुआ है उसका नाम था डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। अब पीजेंट्स मूवमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लो। ये जो पीजेंट्स के मूवमेंट थे उनका टारगेट कॉलोनियलिज्म नहीं था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, रीच। तीसरी बात, उन्होंने लीगल राइट्स का काफ़ी सहारा ला, तो उनके मतलब पीजेंट्स के अमंग जो अवेयरनेस थी विद रिस्पेक्ट टू लीगल राइट्स वो बढ़ी थी। चौथा, एंड दे डू नॉट हैव कंसेप्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोसाइटी, और वो बस इतना चाहते कि जो हमारा ओल्ड सिस्टम है वही बना रहे, और बस ये हो कि वो एक्सप्लॉयटेशन ना करें, विदाउट एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मोमेंट है एका मोमेंट, जो 1921
में स्टार्ट हुआ था, ये नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे। ये यूपी के एरियाज़ में हुआ था, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि 50% जो रिकॉर्डेड मतलब आपको टैक्स पे करना था उससे 50% ज़्यादा मांग रहे थे। और ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार कौन था? ये इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन, उसका जो ऑपरेशन था। और प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट, मतलब मैंने दिया है लेकिन अगले वाले ने नहीं दिया तो मुझे उसका भी पार्ट देना पड़ेगा, शेयर रेंट की प्रैक्टिस। तो ये एक हम यूनिटी मूवमेंट में क्या होता था कि ये जो पीजेंट्स एक सिंबॉलिक रिचुअल करते थे, इसमें वो बोलते थे कि हम रिकॉर्डेड रेंट ही देंगे और वो भी टाइम पे देंगे। हम जब वो एविक्ट किया जाएगा तो हम एविक्ट नहीं होंगे, और फोर्स लेबर नहीं करेंगे, और किसी क्रिमिनल को हम सहायता नहीं करेंगे, और अबाइड बाय द पंचायत डिसीजन, जो पंचायत डिसीजन उससे अवॉइड करेंगे। अभी एका मूवमेंट का जो लीडर था मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी वॉज द लीडर ऑफ एका मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट मोपिल्ला रिवोल्ट 1921 मालाबार में हुआ था। मोपिल्ला रिवोल्ट 1921 मालाबार में हुआ था। मोपिल्ला मुस्लिम टेनेंट्स थे ऑफ मालाबार, ये अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अभी ये इसमें होता क्या है, सेम प्रॉब्लम है, हाई रेंट, ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये सब था। एंड ये कम्युनल शेप ले लेता है, ठीक है। एंड मोपिल्ला रिवोल्ट, मोपिल्लास जो थे ये नॉट सपोर्टेड द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने बेसिकली वी हैव सीन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, बट मोपिल्लास वर द वन हु डिड नॉट सपोर्टेड द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन वी हैव टू देन इट कम्स टू बरदौली सत्याग्रह 1926। इसमें क्या था, सूरत में हुआ था, 30% इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय अथॉरिटी बढ़ा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर एंड वुमेन ऑफ बरदौली गेव हिम टाइटल ऑफ सरदार। एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज 13 छावनीज वर्कर्स कैंप इसने ऑर्गेनाइज किया। बरदौली सत्याग्रह पत्रिका भी निकाली। इसमें बरदौली इंक्वायरी कमेटी भी बनी है जो इस पूरे मामले को देख रही थी। जिस बरदौली इंक्वायरी कमेटी जो पूरे मामले को देख रही थी वो उसको वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया, और वो उन्होंने पाया कि जो 30% का इंक्रीज रेवेन्यू हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। इसमें के.एम. मुंशी वॉज द एक लीडर थे, के.एम. मुंशी और लालजी नरोजी, ये दे रिजाइन फ्रॉम द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू सपोर्ट दिस मूवमेंट, ओके। एंड द लीडर ऑफ द मोपिल्ला रिवोल्ट वर अली मुसालियार, और ये रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट जमींदार, एंड टू सम एक्सटेंट इट वाज आल्सो अगेंस्ट द हिंदू। तेभागा रिवोल्ट 1946 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। तेभागा बंगाल में हुआ था। इसमें क्या था, जो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा था, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ फ्लड कमीशन। फ्लड कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो शेयरिंग होती है जोतेदार और शेयर कॉपर्स के बीच में, उसमें जो 2/3 पार्ट शेयर कॉपर्स को मिलना चाहिए और 1/3 पार्ट मिलना चाहिए और जोतेदार को। और इसी के अगेंस्ट ये विद्रोह हुआ था, और ये मुस्लिम वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड। और जो शेयर क्रॉपर्स होते थे इनको हम बोलते थे ये बरगरदाली, और इसी के जो तेभागा मूवमेंट के लास्ट में बरगरदाली बिल भी पास हुआ था। अब नेक्स्ट आता है तेलंगाना मूवमेंट। इट वाज द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर, हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हिंदू की मुस्लिम काफ़ी कम थे। दे यूज टू रूल करते थे उस पर प्रिडोमिनेटली जो हिंदू, मतलब प्रजा हिंदू थी, जो तेलुगु, तमिल, मराठा, कन्नड़ सब बोलते थे। तो इशू क्या था कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन था मुसलमानों का, लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टी नहीं थी, और एक्सप्लॉयटेशन होता था बाई देशमुख और जोतेदार और दोरास, इन सबके से एक एक्सप्लॉयटेशन होता था। और ये वेथी क्या है, फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था। तो जब ये तेलंगाना मूवमेंट हो गया उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस क्या आया, द विलेज विच कंट्रोल बाय द गोरिल्लास, वहाँ पे वेथी और फोर्स्ड लेबर हटा दिया गया है, और एग्रीकल्चर की वेजेस को इंक्रीज़ किया गया है। इलीगल जो लैंड सीज कर लिए गए थे इलीगली, उनको वापस रिस्टोर कर दिया गया था, और स्टेप लिए गए थे टू फिक्स द सीलिंग एंड फिक्स कर दी गई टैक्स की, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी हुआ वहाँ पर। अब किसान सभा का देख लो, किसान सभा मूवमेंट देखो 1917 में हमारा हुआ था चंपारण, 1918 में हमारा हुआ था खेड़ा। और यूपी किसान सभा वॉज सेटअप इन 1918। गौरी शंकर मिश्रा वॉज द लीडर,
ठीक है। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन वाली वॉज द लीडर। और यूपी, जो यूपी किसान सभा थी उसके, ठीक है, और 1920 में, 1918 में यूपी किसान सभा हुआ और 1920 में अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा। उसमें अवध किसान सभा आज द किसान टू रिफ्यूज़ टू टिल बेदखली लैंड नॉट टू टिल द बेदखली लैंड नॉट टू ऑफर हरी और बेगार, ठीक है। अवध किसान सभा जो था इसमें इसके कहते थे फ्रॉम द अर्लियर क्लैश में, लास्ट में थोड़ा सा वायलेंट भी क्लैश हो गया था और लास्ट में अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, ये देखो ऑल इंडिया किसान सभा, ये जो ऑल इंडिया किसान सभा थी ना, दिस सभा वॉज फाउंडेड इन लखनऊ 1936 में। और इसमें जो लीडर था स्वामी सहजानंद वॉज द लीडर। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा बनी, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या ऑल इंडिया किसान सभा बनी। स्वामी सहजानंद वॉज द लीडर और एज अ प्रेसिडेंट थे वहाँ के। और एन जी रंगा जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा एंड द कांग्रेस हेल्ड देयर सेशन, तो ऑल इंडिया कांग्रेस सभा ये जो बनी थी जो 1936 में, और ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी, दोनों के सेशन एक ही जगह पे हुए थे फैजपुर में 1936 में, ठीक है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पेशली द एग्रीन पॉलिसी फॉर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा एजेंडा। इन्फ्लुएंस तो कर रही थी बट ये जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा ये कांग्रेस के अंदर नहीं आती थी, ओके। अब रिवोल्ट देखते हैं। अब एक बार ये समझ लो, ये जो हमारा लेबर पीजेंट्स रिवोल्ट थे सारे के सारे 1857 के बाद से स्टार्ट हुए थे। फॉर अब इसका देखो, इसका निमोनी के देखते हैं। इन दिनों पबना और दक्कन से ज़्यादा अच्छा है कि एक साथ मिलकर मुपिल्ला रिवोल्ट और बरदौली सत्याग्रह करें। इन दिनों इंडिगो रिवोल्ट 1959 से 60 के बीच में पबना एंड डेक्कन, पबना ग्रीन लीग 1970 में हुआ था, डेक्कन 1975 में, मतलब 60 70 75, एका मूवमेंट 1921, मुपिल्ला 1921, बरदौली 1926, तेभागा 1946, तेलंगाना 1946, ओके। पीजेंट्स रिवोल्ट। नाउ कम टू द रिवोल्ट्स विच वर नॉट ऑफ ट्राइबल नेचर। पहला सन्यासी रिवोल्ट, एरिया क्या है? बंगाल। सन्यासी पागलपंथी दोनों के एरिया बंगाल है। और उसमें प्रॉब्लम क्या था कि फेमाइन है, इकोनॉमिक हार्डशिप है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन द सन्यासीज टू विजिट होली प्लेसेस, ठीक है। फिर सन्यासीज ने क्या किया? रेड मारी कंपनी के ऊपर। उसमें जो लीडर था सन्यासी का, मंजू शाह वॉज द लीडर। और यही बंदा पागलपंथी में भी एज ए गुरु रहता है। और सन्यासी रिवोल्ट 1770 में हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवोल्ट में आता है सन्यासी रिवोल्ट 1770 में। और उसके 112 साल बाद आनंद मठ लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। देखो, इंडिगो रिवोल्ट लिखी गई थी दीनबंधु दीनानाथ जो नील दर्पण लिखे थे, लेकिन सन्यासी रिवोल्ट जो 1770 में हुआ था उसके 112 साल बाद 1882 में आनंद मठ लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और बंकिम उसी में ही ये वंदे मातरम सॉन्ग भी बेस्ड था। कंटेनिंग सॉन्ग वंदे मातरम बेस्ड ऑन द रिबेलियन, ओके। चौर रिवोल्ट, चौर मिदनापुर बंगाल में था। चौर या चोर जो ये डेरोगेटरी वर्ड था। लीडर दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह एक डिस्प्लेस्ड जमींदार था। त्रावणकोर रिवोल्ट 1807 से 1809 के बीच में हुआ। त्रावणकोर रिवोल्ट, इसमें क्या लीडर वेलुथम्बी वॉज द लीडर। ये ही वॉज द दीवान ऑफ त्रावणकोर। और इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सब्सिडरी अलायंस से त्रावणकोर को अपने में इंक्लूड कर लिया गया था। हार्डशिप बढ़ गई थी हमारी। वेलेस्ली 1805 में था। और उसमें किंग और ब्रिटिश एक साइड हो गए, मिल गए थे। और दीवान किंग और ब्रिटिश वर्सेस दीवान हो गया था। पाइका रिवोल्ट क्या था? पाइका वॉज द ट्राइब ऑफ उड़ीसा। उसका लीडर था जगबंधु PJ पुअर जोक्स।
तो इसमें पी से पाइका और जे से बख्शी जगबंधु। द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा, ब्रिटिश का ऑक्यूपेशन हो गया था उड़ीसा में 1803 में। तो पाइका और तो मिलिशिया उनको डिसबैंड कर दिया गया था और इसी की वजह से उनको रिजेंटमेंट था। ठीक है, अब आता है रामौसी रिवोल्ट। रामौसी रिवोल्ट 1822 से 29 के बीच में हुआ था। देखो रामौसी कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था। ठीक है, रामौसी पूना में हुआ था और इसका लीडर कौन था, चितूर सिंह। पबना कहाँ हुआ था, सॉरी पाइका हुआ था उड़ीसा में और उसका लीडर था जगबंधु। ठीक है, रामौसी का लीडर था आरसी सर्किट हुआ था ना, रामौसी का लीडर था चितूर सिंह वॉज द लीडर। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेशवा की आर्मी में ये सब चितूर कम्युनिटी के लोग होते थे और बाद में जब ये पेशवा में एनेक्सेशन हो गया ब्रिटिश का तो इनको अनएम्प्लॉयड हो गए ये लोग और इनको रिकन्सिलिएट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, और फिर किट्टूर अपराइजिंग, ये किट्टूर अपराइजिंग कर्नाटक की अपराइजिंग है। चेन्नम्मा वॉज द लीडर। इनका भी केस वैसा ही रानी लक्ष्मीबाई का जैसा था, ये विडो हो गई थी, इनका कोई बच्चा नहीं था, एडॉप्टेड सन को बनने नहीं दे रहे थे। पागलपंथी बिलोंग्स टू बंगाल, लाइक सन्यासी, दोनों बंगाल से थे। और पागलपंथी में जो पंथ था उसमें हिंदू सूफी सब लोग मिक्स रहते थे। ये देवर फाइटिंग फॉर द लैंडलेस पीजेंट्स अगेंस्ट द जमींदार। तो ये तो इनका एम था। इसका लीडर था करम शाह वॉज द लीडर और उसका बेटा टीपू हु वाज आल्सो द लीडर। तो ये मतलब ऐसे जनरेशन वाइज चलता रहा है, तभी देखो 1825 से 50 तक का ये सब चलता रहा है। तो करम शाह वॉज द लीडर, फिर उसका बेटा टीपू आ जाता है और दोनों ही डिसाइपल रहते हैं मंजू शाह के। मंजू शाह जो सन्यासी रिवोल्ट में था। ठीक है, करम शाह के अंदर तो इट वाज रिलीजियस मूवमेंट, बट मंजू शाह के अंदर मतलब टीपू के अंदर ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है। कूका मूवमेंट क्या है, रामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं। कूका एरिया क्या है, ये पंजाब का मूवमेंट था। इसका जो लीडर था राम सिंह पहला, दूसरा बालक सिंह, तीसरा भगत जवाहर मल। राम सिंह, बालक सिंह, भरत जवाहर मल। इनका काम क्या था, इनका एम था प्यूरीफाई ऑफ सिखिज़म और रिवाइवल, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब देखो इसमें याद करने की कैसे ट्रिक है, सन्यासी चोर ऑफ द त्रावणकोर, सन्यासी चोर ऑफ द त्रावणकोर, पाइका एंड रामौसी में रिवोल्ट किया। सन्यासी चोर ऑफ द त्रावणकोर ने पाइका और रामौसी में रिवोल्ट किया, देन कुत्ता खा के पागल हो गए एंड कूकने लगे। तो सन्यासी रिवोल्ट, चौर, त्रावणकोर, पाइका, रामौसी, कुट्टूर, पागलपंथी और कूका मूवमेंट। और ये सारे के सारे 1857 के पहले के रिवोल्ट हैं। ठीक है, इतना और याद रखो। ये जितने भी अदर देन ट्राइबल हैं 1857 के पहले के रिवोल्ट है, पीजेंट सारे 1857 के बाद के रिवोल्ट हैं। ठीक है, अब ट्राइबल्स मूवमेंट में कुछ इसके करेक्टर्स देख लो कि ये अगेंस्ट है इम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट, जैसे परमानेंट सेटलमेंट्स, रैयतवारी, महलवारी, इन सब के अगेंस्ट थे। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था तो उनका जो ट्राइबल ज़मीन है वो जा रही थी, इसके अगेंस्ट थे। वर्क फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज, उनका अपना रिलीजन खतरे में था। ठीक है, इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट, एग्जाम्पल फॉरेस्ट एक्ट 1965 से इंक्रीचमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो रहा था। ये देवर अगेंस्ट द डिकूज वर द आउटसाइडर्स हु एवर, इट कुड बी ए फार्मर फ्रॉम द प्लेन और मर्चेंट और एनीवन, मनी लेंडर और पुलिस, सबके अगेंस्ट थे। एंड टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज़ नहीं होती ट्राइबल में, दे यूज टू बिलीव इन द कम्युनिटी। और देवर अगेंस्ट द मनी लेंडर, जमींदार, पुलिस। ओके, बैन ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उनका जो मेन एग्रीकल्चर था बर्न एंड स्लैश वाला एग्रीकल्चर था वो, और ब्रिटिश इस चीज़ को बंद करवाना चाहते थे। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन नेवी एंड रेलवे, जिसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी वो जंगल काट के लाते थे। ठीक है, अभी ट्राइबल रिवोल्ट्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट खासी अपराइजिंग, कंध अपराइजिंग, मुंडा, संथाल। तो KKSM, खासी, खंड, संथाल, मुंडा, ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है। 4 खासी, कांड, संथाल और मुंडा। अब ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बंगाल में देखते हैं जो हो अपराइजिंग है, कोल अपराइजिंग है। दोनों का लगभग सेम रीजन है, सब कुछ सेम है। छोटा नागपुर में दोनों है, कोल और हो, छोटा नागपुर में दोनों है। दोनों में सेम रीजन है, एलिनेशन ऑफ लैंड, चेंज इन सोसाइटल
हाँ, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ लैंड का भी इशू है, ये भी आउटसाइडर के अगेंस्ट था, मनी लैंडर, ब्रिटिश मर्चेंट, ये भी आउटसाइडर के अगेंस्ट था। फिर अब अहोम रिवोल्ट आसाम का रिवोल्ट था, ये गोमधर कौनवार वाज द लीडर। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने प्लेस ली थी कि आफ्टर फर्स्ट बर्मा वॉर वो आसाम से चले जाएंगे, बट लेटर ऑन उनका प्लान बन गया कि हम एनेक्स ही कर लेते हैं, तो इस बात के विरोध में था। लास्ट में कंसोलिडेटरी अप्रोच का निभाई गई, फॉलो की गई और रिस्टोर किया गया, अपर असम को महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। ठीक है, अब खासी रिवोल्ट खासी प्लेटू मेघालय में है। देखो, खासी सीसेस सिंह तीरथ सिंह वॉज द लीडर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्यूपाई किया खासी रीजन को, और वो चाहते थे कि ये ब्रह्मपुत्र वैली और सिलहट के बीच में एक रोड बनाई जाए, और बीच में खासी प्लेटू पड़ रहा था, तो वो काट के रोड बनाना चाहते थे। तो इन लोगों ने खासी ट्राइब और अदर ट्राइब्स में मिलकर इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। कंधार अपराइजिंग क्या था कि उड़ीसा और बिहार का रीजन है कंधार। पहले बात तो ये उड़ीसा और बिहार ये रीजन है। अब इसका लीडर था चक्रा बिसोई वॉज द लीडर, और इनका ये था कि इनका जो ट्रेडिशन था ह्यूमन सेक्रीफाइस का, ये ब्रिटिशर्स इस चीज़ को बंद करवाना चाहते थे, और इसी के वजह से अपराइजिंग हुई। संथाल राइजिंग क्या है? अब देखो ये एरिया के ऊपर है, एरिया, तो संथाल राइजिंग संथाल राइजिंग राजमहल हिल में हुई है। ठीक है, संथाल अपराइजिंग राजमहल हिल में हुई है। संथाल जो अपराइजिंग थी वो राजमहल हिल में हुई है। इसका लीडर सीडो मुर्मू और कान्हू मुर्मू है। इनका लीडर ये थे, ये देवर अगेंस्ट द आउटसाइडर, डीकू से बोलते थे। अब डीकू में रेवेन्यू ऑफिसर, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, ब्रिटिशर्स, पुलिस, ये सब आते हैं। ठीक है, और जो इनके लीडर्स थे संथाल्स थे। संथाल ने डिक्लेयर कर दिया कि एंड ऑफ कंपनी रूल, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर का इन्होंने काफ़ी यूज़ किया, बट एट द एंड क्या हुआ, इन कंपनी ने सप्रेस तो कर दिया, लेकिन संथाल परगना बनाया। क्या है उसमें? संथाल परगना बनाने से क्या हुआ कि हमको एक तरह का आइसोलेशन दिया गया है, जिससे कि फ्यूचर में रिवोल्ट ना हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटर ना करें, ज़्यादा इंटरफेयर ना करें इन लोगों के कल्चर, कस्टम और इकोनॉमी में। ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया। संथाल परगना ही बनाया गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी पास किया गया। ठीक है, इसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में क्या था, इट बिकम्स इलीगल, अगर कोई नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफ़र करेगा तो ये इलीगल माना जाएगा। मुंडा रिवोल्ट, जैसे कि संथाल रिवोल्ट राजमहल हिल में हुआ, मुंडा रिवोल्ट छोटा नागपुर, MC और RS। ठीक है, संथाल रिवोल्ट हुआ है राजमहल हिल्स में, मुंडा रिवोल्ट हुआ है छोटा नागपुर। इसमें लीडर था बिरसा मुंडा, और जो मुंडा जो ट्राइब होती थी वो कुंठ कटीदार कहा जाता था, जो फॉरेस्ट को क्लीन करते थे, कुंठ कटीदार। ठीक है, इशू क्या था कि दे वर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सिस्टम ऑफ कॉमन लैंड होल्डिंग बाय द इंक्लूजन ऑफ जागीरदार। मुंडा जो उनका इकोनॉमी का था कि वो कॉमन लैंड होल्डिंग होती थी, बट जागीरदारी सिस्टम इंक्लूड कर दिया गया। ये जो लैंड का प्राइवेटाइजेशन ऐसा होने लगा, इस चीज़ के वो अगेंस्ट थे, और वो अगेंस्ट थे सबके, ठेकेदार, रेवेन्यू ऑफिसर है, मनी लेंडर्स है, मिशनरी एक्टिव, सबके अगेंस्ट थे। लास्ट में जो MC वाले केस में क्या होता था, लास्ट में ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था, और कुंठ कट्टी राइट्स इनको दिए गए थे। देखो 89 में भी लास्ट में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया था। ठीक है, जब भी संथाल भोकाली एक्ट रिवोल्ट था, इसलिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया, और मुंडास का भी था, तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो कच्छ रिबेलियन था, दे वर द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, जो मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज द ऑफिसर विच वॉज पुट बाई, इसके द्वारा जो
ब्रिटिशर्स लोग थे वो ब्रिटिश रीजन को रखते थे और वो कंट्रोल करता था, तो इसके अगेंस्ट थे कच्छ रिबेलियन। ठीक है। सूरत एजिटेशन, सूरत एजिटेशन क्या था कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो लेवी है उस पर जो नमक पे लेवी है वो 50 पैसे से 1 रुपये कर दिया जाएगा, और इसी के अगेंस्ट विद्रोह हुआ, एजिटेशन हुआ, लास्ट में ये विड्रॉ कर लिया गया। और कोल्हापुर और सामंतवादी रिवोल्ट क्या था, गडकरीज थे जो कि हेरेडिटरी मिलिशियाज थे मराठा एम्पायर के अंदर, और बाद में जब मराठा को एनेक्स कर लिया गया तो इनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। ठीक है। पोलीगार रिवोल्ट 1801 से 1856 के बीच में, पोलीगार्स कहते दिंदीगल मालाबार, इनका काम ये उन्होंने ऑपरेशन, ये अगेंस्ट था ऑपरेशन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अगेंस्ट थे। ठीक है। देखो जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, देखो जितने लिबरल्स होंगे लगभग वो रिफॉर्मिस्ट ही होंगे, रिवाइवलिस्ट जो ऑर्थोडॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल, बट ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्थोडॉक्स रिवाइवलिस्ट हो, जैसे आर्य समाज ये ऑर्थोडॉक्स नहीं था लेकिन ये रिवाइवलिस्ट था। ठीक है। देवबंद ये रिवाइवलिस्ट, फिर से रिवाइवल करना चाहते, ये आर्य समाज का था बैक टू वेदा। देवबंद ये तो था ही ऑर्थोडॉक्स, रिवाइवल करना चाहता था प्योर टीचिंग ऑफ इस्लाम। वहाबी भी यही ऐसे ही था। ब्रह्म समाज रिफॉर्मिस्ट, प्रार्थना समाज रिफॉर्मिस्ट, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान रिफॉर्मिस्ट, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले रिफॉर्मिस्ट, यंग बंगाल डेरोजियो इबीस रिफॉर्मिस्ट, रामकृष्ण मिशन रिफॉर्मिस्ट। अब सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट, इसको हम देखते हैं। सर सैयद अहमद खान क्या था कि जो कुरान है उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन और जो रेशनैलिटी है उसको इंक्लूड करना चाहिए हमें कुरान में। तो लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, हारमनी बैठाई बिटवीन द कुरान एंड द वेस्टर्न आइडियाज़। तो इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ AMU 1875 में, और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। जो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में था। इसको इस्टेब्लिश करने में सर सैयद अहमद खान प्लस महाराजा और बनारस दोनों का योगदान है। सर सैयद अहमद खान ने सोशल रिफॉर्म्स भी कुछ किए थे अगेंस्ट पर्दा प्रथा, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे। पिरिधी और मुरीदी और पिरिधी इन दोनों के वो अगेंस्ट थे। उनकी बुक का नाम था, मतलब मैगज़ीन का नाम था तहदीब उल अखलाक, अखलाक वाज द नेम। मैगज़ीन का नाम था। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो एजुकेशन और जॉब पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। ठीक है। अब अलीगढ़ मूवमेंट वही लिबरल मूवमेंट था, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसी के रिफॉर्मर्स थे। लिबरल मूवमेंट था, हार्मोनाइज करना चाहते थे कुरान के आइडिया को विद मॉडर्न आइडियाज़ के साथ। अब देखो देवबंद वाज रिवाइवलिस्ट, ऑर्थोडॉक्स और नेशनलिस्ट। एक ये बड़ा पॉइंट है, नेशनलिस्ट थे। ठीक है, नेशनलिस्ट थे। 2 ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि प्योर प्रोपगेट करना है। रिवाइवलिस्ट थे, ऑर्थोडॉक्स थे, नेशनलिस्ट थे, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये साथ में थे, जबकि जो सर सैयद अहमद खान थे वो अगेंस्ट में थे। तो ये देवबंद वाले प्रोपगेट कर रहे थे प्योर टीचिंग ऑफ इस्लाम और हादिस और कुरान की प्योर टीचिंग को फैलाओ। और क्या था कि जिहाद कर रहे थे अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। ये देवबंद स्कूल इस्टेब्लिश्ड ऑन इन सहारनपुर इन UP 1866 में। और लीडर कौन था जो इसको इस्टेब्लिश किया था? कासिम नैनोतवी, कासिम QASIM, कासिम NANOTAVI, कासिम नैनोतवी वॉज द लीडर। ये इंपॉर्टेंट बात है, कासिम नैनोतवी, ये जो कासिम नैनोतवी वॉज द लीडर। ओके। और अगला लीडर कौन था? राशिद अहमद। देखो देवबंद जिनका दिमाग बहुत छोटा है, नैनो दिमाग वाले साले, नैरो माइंडेड है। नैनोतवी, कासिम नैनोतवी और राशिद अहमद वॉज द लीडर। ठीक है। इन्होंने जो ये वेलकम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन को, और प्लस ऑल्सो दे इशूड द फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जिसका नाम था द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान एंड महाराजा ऑफ
बनारस, ठीक है। और ये एमओयू मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के अगेंस्ट फतवा इशू किया था। अब देखो बी आर अम्बेडकर की कुछ बुक्स का नाम देखो, फिर बाद जो ईजिली याद हो जाती है वो बुक्स कौन सी है? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा याद है, मूक नायक याद है, महासत्याग्रह याद है, ठीक है। अमित याजा संघ मुंबई याद है, समता समाज संघ याद है। अब दो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो लेटर ऑन बिकम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड है, ठीक है, इस बात को याद रखो, फेडरेशन वर्ड है, कौन सा वर्ड है? फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और उन्होंने ऑल्सो ही सेट अप द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, ठीक है। ये है बी आर अम्बेडकर का। और बी आर अम्बेडकर जो इस्टेब्लिश किए हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है या डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस है, इसमें लीग वर्ड नहीं आता है, ठीक है, लीग वर्ड नहीं आता है। अब देखो जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग इसको बनाया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जगजीवन राम। दूसरा गांधी ने बनाया, ये गांधी ने बनाया एंटी टचेबिलिटी लीग, एंटी टचेबिलिटी लीग गांधी ने बनाया, ठीक है। अब वहाबी मूवमेंट के बारे में देखते हैं। वहाबी मूवमेंट क्या था? वहाबी भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये इट वॉज एस्टैब्लिश फॉर इन द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। इसका जो इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, ओके, एंड शाह वहीबुल्लाह, अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वहीबुल्लाह, and they were focused on the two issues. They wanted to harmonize the four schools of Muslim jurisprudence. It was the first thing, and second thing, he also recognized the individual conscience in case when there is a issue of interpretation of Quran and Hadith. तो कुरान हदीस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इंडिविजुअल कॉन्सेंस की बात सुन सकते हैं। एंड उसके बाद इस जो वहाबी मूवमेंट को आगे किसने बढ़ाया? पहला सैयद अहमद बरेलवी, इंपॉर्टेंट है, सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज़, सैयद अहमद बरेलवी एंड शाह अब्दुल अजीज़, इन्होंने पॉपुलराइज़ किया द मोमेंट स्टार्ट। ये जो मोमेंट था अब्दुल वहाब, वो एंटी सिख मोमेंट था, बट लेटर ऑन इट बिकम्स द एंटी ब्रिटिश मोमेंट। जब पंजाब का एनेक्सेशन हो गया तो एंटी ब्रिटिश हो गया ये, ठीक है। तीतू मीर मोमेंट क्या? तीतू मीर कौन था? बरेलवी का चेला था, ठीक है। ये इसने ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम पीजेंट्स को अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, इसके अगेंस्ट इसने ऑर्गेनाइज किया। फरैजी मूवमेंट क्या था? फरैजी मूवमेंट इट इम्फेसाइज ऑन द इस्लामिक फेथ पे इसने इम्फेसाइज किया। फाउंडर कौन था? हाजी शरीयत अल्लाह वाज द ये लीडर, फाउंडर था इसका। और इसका एम क्या था? एम एट द एडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशन करेंट एमंग द मुस्लिम इन द ऑफ द रीजन। ये जो वेस्टर्न आइडियाज़ की वजह से जो इन्फ्लुएंस आ रहा था इस चीज़ के वो अगेंस्ट था, ठीक है। और इसका लीडर जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो दादू मियान। ये जो फरैजी मूवमेंट था 1840 में, मूवमेंट वॉज रिवोल्यूशनरी अंडर द लीडरशिप ऑफ दादू मियान के अंदर ये रिवोल्यूशनरी हो गया था, ठीक है। और दादू मियान कौन थे? सन ऑफ हाजी कौन था? जिसने खुद ये फाउंड किया। और जब उसके बेटे के अंदर ये मूवमेंट आया तो ये एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। इसने भी ऑर्गेनाइज किया टू फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड पुलिस। अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। तीतू मीर जो सैयद अहमद बरेलवी का चेला था। और यहाँ पर फैराजी मूवमेंट में हाजी शरीयत उसका फाउंडर था, उसका बेटा दादू मियान था, ठीक है। ये समय अहमदिया क्या थे? ये लिबरल्स थे, पाकिस्तान में तो खूब मारे जा रहे हैं, ये लिबरल्स थे। ये इन्फ्लुएंस सिमिलर आइडियाज़ था ब्रह्मो समाज टाइप का, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद वॉज द लीडर, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद वॉज द लीडर। और ये इनका लिबरल प्रिंसिपल था लाइक ब्रह्मो समाज। और
in that is principle of that is principles of universal religion of all humanity opposing जिहाद को अपोज करते थे. The movement spread western liberal education among the Indian Muslim. जो वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन है उन्होंने इंडियन मुस्लिम में ये स्प्रेड की. अब विमेन में देखो सबसे पहले भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी 1910 पहला ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था. भारत महिला परिषद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन विंग थी ये, और इसको रामादेवी रानाडे एम जी रानाडे की पत्नी ने किया था. एम जी रानाडे जो बख्शूद था. एम जी रानाडे 3 जगह पाया जाएगा, पूर्ण सार्वजनिक सभा, प्रार्थना सभा और ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नहीं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म विंग थी. ये 3 जगह पाया जाएगा. ठीक है. अब देखो ऑल इंडिया काउंसिल वाले में देखो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन बाई मेहरी बाई टाटा ने नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन की स्थापना की. फिर आता है वुमेन इंडियन एसोसिएशन. इसमें एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन ये दोनों है इन्वॉल्व होती हैं, बट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में मार्गरेट कजिन केवल यही इन्वॉल्व है. अब लीलावती नाग ये एसोसिएटेड हैं दीपाली संघ इन दक्कन. ओके. लेटर ये स्त्री संघ भी इसको कहा जाता है दीपाली संघ जो दक्कन का था. कल्पना दत्त ये चिटगांग जो 1930 में सूर्यसेन वाली रही हुई थी, मतलब रिवोल्ट हुआ था, उसमें ये शामिल थी. शांति घोष और सुनिधि चौधरी ये भी उसी में शामिल थी. इन्होंने डीएम को मारा था. प्रीतिलता वाडेयार ये भी उसी में शामिल थे 1930 वाले में, और इन्होंने यूरोपियन क्लब में जाके गोली चलाई थी. प्रभा देवी कहते हैं ये वाइफ है जयनारायण की, इनको बिलीव है गांधी फिलॉसफी में. अब 2 जो लोग हैं उनकी बुक्स का नाम देख लो, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट. अब क्योंकि एनी बेसेंट विदेश से आई थी तो उन्हें इंडिया में ज़्यादा विश्वास था, वो पाथ भटकी हुई थी. तो माई पाथ टू एथीज्म, माई पाथ टू डिसाइपलशिप, एंशिएंट विजडम, ये इस तरह की बुक्स थी. सरोजिनी नायडू की बुक्स का नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग. अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गोल्डन बर्ड विद ब्रोकन विंग, गोल्डन बर्ड विथ ब्रोकन विंग. ठीक है. तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू. अब वर्कर क्लास का मूवमेंट देखो. पहले वर्कर क्लास का मूवमेंट क्या था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे मॉडरेट्स, उनके क्या एफर्ट्स थे कि दे वर इनडिफरेंट टू द लेबर्स कॉज की घंटा चिंता नहीं थी. और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज लेबर्स बिटवीन द लेबर्स ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज एंड ब्रिटिश ओन्ड. और वो ये जो एक्ट थे ना फैक्ट्री एक्ट 1891 ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका कहना था कि कॉम्पिटिटिव एज ये जो है इंडियन फैक्ट्रीज की कम कर रही हैं. तीसरा ये जो और उस समय जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ होती थी वर्कर्स के लिए वो बस फिलैंथ्रोपिक और आइसोलेटेड होती थी. और उसमें सबसे पहले देखो 1870 में शशिपद बनर्जी भाई हैं, वर्किंग मेंस क्लब और भारत श्रमजीवी, ये इनका है. शशिपद बनर्जी, वर्किंग मेंस क्लब, भारत श्रमजीवी. फिर सोराबजी सपूर जी, उन्होंने वो एक बिल लाए वर्कर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में. नारायण मेघाजी लोखंडे ये जो थी, लोखंडे भाई ने क्या किया, मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की, बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड. अब देखो हैंड वैंड लिखा हुआ है, सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है वर्कर्स को. तो दीनबंधु न्यूज़पेपर बनाया. दीनबंधु मतलब जो गरीब लोग हैं उनके दोस्त, ये हैंड वैंड है, दोस्ती का हाथ दे रहे हैं. तो लोखंडे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन और दीनबंधु उनका न्यूज़पेपर था. देखो पहली बार जो रिवोल्ट हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने रिवोल्ट किया था. ठीक है. उसके बाद देखो जो गांधी का ये था कि गांधी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब कई सारे लोगों को इंडस्ट्रियल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन वेजेस काफ़ी कम थे. गांधी ने क्या किया कि ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट जो था उनका एंड एम्फेसाइज मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स फॉर नेशनल काज.
गांधी जी को मोबिलाइज करना चाहते थे कि इतने वर्कर्स है, इतने पीजेंट्स है, इन दोनों का बहुत सत्यानाश हो रहा है, इनको मोबिलाइज करो। तो गांधी ने इस्टेब्लिश किया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया। फिर देखो 1920 में क्या इस्टेब्लिश हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इस्टेब्लिश हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु लिंक द कैपिटलिज्म एंड विथ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, फिर इसमें देखो दो एक्ट है जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 और ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। तो ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 में क्या कहा गया था कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ट्रेड यूनियन जो बनाना है एक लीगल एसोसिएशन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये उन्होंने एक इम्यूनिटी भी दी कि आप सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी दी है अगर आप लेजिटिमेट एक्टिविटी करते हो, लेकिन आप ये पॉलिटिकल बकचोदी नहीं कर सकते। ठीक है, केवल लेजिटिमेट एक्टिविटी करो आप, और पॉलिटिक्स में आप नहीं इन्वॉल्व सकते। तो ये 1926 का जो एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट, उसमें कहा गया था। देन आफ्टर ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, उसमें क्या कहा गया था कि 1 महीने की आप ये स्ट्राइक इलीगल बना दी गई थी अगर आप पब्लिक यूटिलिटी पे आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो पहले बात तो ये इलीगल है। दूसरी बात, स्ट्राइक करने के लिए आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी कह गया था कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे आप नहीं काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ दो पार्ट थे, याद रखो। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया बनी है, वो 1920 में बनी है। उसको बनाया है एम एन रॉय और अंबानी मुखर्जी ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और दूसरी जो 1925 में बनी है, वो बनी है 1925 में बनी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो विद इन इंडिया बनी, वो 1925 में बनी हुई है। अब एक बड़ी पर्सनालिटी है, इसके बारे में देखो, S.A. दांगे। S.A. दांगे क्या है, फुल नाम है श्रीपद अमृत दांगे। श्रीपद अमृत दांगे, ये कौन, श्रीपद एस से सोशलिस्ट, कई बार आएगा। श्रीपद अमृत दांगे ये कौन थे, देखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी गांधी वर्सेस लेनिन, ये एडिटर थे द सोशलिस्ट के। ओके, ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो केस हुई थी 1924 में, उसमें जो 4 बंदे थे उसमें से एक ये भी थे, ऐसे दांगे। अगला कौन था, मुजफ्फर अहमद भी थे, नालिनी गुप्ता भी थी, शौकत अली भी थे। ठीक है, तो ऐसे दांगे इससे इन्वॉल्व थे, कानपुर कॉन्स्पिरेसी के केस से जो 1924 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने द सोशलिस्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, जो कि ये कांग्रेस का विंग था। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे दांगे ने जो पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, ये विंग कांग्रेस की विंग थी। फिर आता है मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद ने 2 अपनी पब्लिकेशंस लिखी, नवयुग, दूसरा लंगल। नवयुग और लंगल मुजफ्फर अहमद की है। फॉर्म्ड, इन्होंने बनाया लेबर स्वराज पार्टी। ठीक है, लेबर स्वराज पार्टी बनाया। और देखो इंकलाब किसकी पब्लिकेशन है, गुलाम हुसैन की पब्लिकेशन इंकलाब। ठीक है, अब आता है हाँ ये रिवोल्ट्स के बारे में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि रिवोल्ट्स के बारे में 1902 में फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप मिदनापुर में बना, अंडर ये जनेंद्र नाथ बासु के अंडर में। ठीक है, कलकत्ता में अनुशीलन समिति, इन कलकत्ता में बना अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति में के मेंबर कौन से, ए से अनुशीलन समिति, और उसके मेंबर थे BBJP, मतलब भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, और ये जितेंद्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्तर। ठीक है, अनुशीलन समिति के मेंबर कौन कौन थे, BBJP, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष और जितेंद्र दास बनर्जी और प्रमोद मित्रा। अब भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, इन लोगों ने मिलकर एक वीकली जर्नल स्टार्ट किया जिसको युगांतर बोला गया। ठीक है, टाइटल ऑफ युगांतर क्या था कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। 1902 में सचिन सान्याल और राज बिहारी बोस, इन दोनों ने मिलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाई। देखो सचिन सान्याल 2 बार SS आया, और राज बिहारी बोस, इसने मिलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाई, 2 बार SS आया। ठीक है,
सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस ने मिलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाई, कवरिंग एरिया दिल्ली पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, 1910 साल बाद 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई। उसमें क्या था कि हाथी पे चांदनी चौक पे वो बंदा आ रहा था हार्डिंग, हाँ, तो और इस पे इन लोगों ने बम पेल दिया था। किसने? सचिन सान्याल ने और रास बिहारी बोस ने बम मार के निकल गए थे। और सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस किससे एसोसिएटेड हैं? पहला, अटैक ऑन वायसरा हार्डिंग 1912 में हुआ था। दूसरा, गदर मूवमेंट, ठीक है, ये भी उसी टाइम की बात है। और विद इंटरनेशनल ये INA, जो INA की हुआ था ना, जो INA ये फोर्सेस थी, उससे भी एसोसिएटेड हैं। सचिन सान्याल ने लिखी थी बंदी जीवन। ठीक है, अब मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी में आते हैं जो 1908 में हुई थी। अब इसको ऐसे याद रखो, MPK, मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी में PK शामिल थे। PK कौन है? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, उन्होंने किया कहता है बम मार दिया था, बम थ्रू बम एट द कैरियर सपोर्टेड टू बी कन्वे, सॉरी, एक बम मार दिया था। वो एक घोड़ा गाड़ी थी, इसमें वो सोच रहे थे कि ये जज होगा, जज होगा, लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसमें जो 2 लेडीज़ थी उनको लग गया, जज को नहीं लगा था। तो फिर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने तो सुसाइड कर लिया था, खुदीराम बोस ने खुद को गोली मार ली थी, मतलब खुदीराम बोस को तो हैंग कर दिया गया था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अनुशीलन समिति के मेंबर वर अरेस्टेड, दैट इज घोष ब्रदर्स। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरबिंदो घोष, भूपेंद्र और वरिंद्र कुमार घोष अरेस्ट हुए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी वाले केस में। 1908 में बर्रा डकैती पड़ी थी एंड वॉज ऑर्गेनाइज बाई दक्कन अनुशीलन एंड पुलिंदास। बर्रा डकैती 1908 में हुई थी, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाई डेक्कन अनुशीलन समिति और पुलिंदास। ठीक है, कुछ रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर देखो। संध्या युगांतर, ये बंगाली था। काल, ये महाराष्ट्र का था। गांधी ने, भगवती चंद्र बोहरा ने लिखी फिलॉसफी ऑफ बम लिखी थी, तो गांधी ने रिप्लाई किया था कल्ट ऑफ बम। अरविंदो घोष ने लिखा है रिनेसा ऑफ इंडिया। तिलक ने क्या लिखा है? तिलक ने लिखा है द आर्टिक होम ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य। तिलक ने लिखी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य। एक ये याद रखो, देखो रिवोल्यूशनरी फेज 2 की बात करते हैं। रिवोल्यूशनरी फेज 2 में क्या होता था कि जो 1920 वाला जो टाइम था उसमें 1917 में तो रिवोल्यूशन हुआ था, मार्क्स का भी स्प्रेड हो रहा था, कांग्रेस में भी लेफ्ट विंग का राइज हो रहा था, ट्रेड यूनियंस का राइज हो रहा था, और सडनली हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चौरा कांड हो गया तो हमें विड्रॉ करना पड़ गया था। तो बंदी जीवन लिखी सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने, सचिन सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन। फेज 1 फेज 2 में क्या डिफरेंस है कि फेज 2 में नेशनल नेशनलिज्म तो था ही, एंटी इंपीरियलिज्म भी था, बस सोशल जस्टिस ये कंपोनेंट ऐड हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन CPI 1920 में बना। फॉर्मेशन CPI जो उज्बेकिस्तान ताशकंद में बना, उसको बनाया MN रॉय और मारी मुखर्जी ने। 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी हुई, उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता। फिर 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जिसमें 31 लोग गिरफ्तार हुए और उसमें 31 लीडर में से 3 इंग्लिश मैन भी थे। फिर पब्लिक सेफ्टी बिल आया उसी के उपरांत और डिपोर्टेशन हुआ ये फॉरेनर्स का। बंगाल में क्या था कि जो ये चार्ल्स थेगट था उसको गोपीनाथ शाह ने मार दिया। चिटगांव जो रेड हुई थी, चिटगांव आर्मी रेड 1930 में सूर्यसेन के थ्रू, उसमें जो यंग लेडीज़ ने काफ़ी योगदान दिया था। प्रीतिलता वाडियार इको क्लब में गई थी, वो उस मूवी में क्या याद करो, प्रीतिलता वाडियार यूको क्लब में गई थी, गोली वोली मारी थी। और कल्पना दत्त ये भी शामिल थी, शांति घोष और स्मृति चंदेरी, ये दोनों ने DM को मारा था। ठीक है, अभी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये फाउंड किया गया था 1924 में कानपुर में।
ठीक है। ये अब रणदीप संती का याद करो। इसमें यंगेस्ट, इसमें लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र। एम क्या था कि ओवरथ्रू करना कॉलोनियल रूल को रिवोल्यूशन लाकर, और बनाएंगे फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। ककोरी कांड किया, क्योंकि तिजोरी चोरी करनी थी बम बना लाने के लिए और कट्टा उट्टा लाने के लिए। ककोरी कांड 1925 में हुआ, ठीक है, जो रणदीप संती बिस्मिल का संदेश। तो रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्ला खान शामिल था, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह, ठीक है। और फिर शामिल थे जो ककोरी हुआ था, ककोरी कांड 1925 में हुआ था वो। फिर 1928 में HRA का नाम बदल के SHRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और सोशलिज्म को एक ऑफिशियल गोल माना गया, ठीक है। इसमें जो लीडर थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको तो फांसी भी हुई थी, भगवत चंद्र वोहरा, जयदेव कपूर, ठीक है। भगवत चंद्र वोहरा ने बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक है। अभी 1927 में क्या हुआ था कि ये बंदा आता है साइमन कमीशन, और उसके जहाँ पे विद्रोह हो जाता है, तो विद्रोह में जो सौंडर जिस वाले इलाके में था उस वाले इलाके में लाठीचार्ज होती है और लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये लोग भड़क जाते हैं, ये जो लीडर रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो सौंडर को मार देते हैं गोली। ये इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कोई जान ही नहीं पाता है कि ये सब क्यों मारा गया, कैसे क्या हुआ गया। तो 1929 में ये लोग बम फेंकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये दिखाने के लिए कि भैया तुम निकलो यहाँ से। तो बीसी वोहरा का पूरा नाम क्या है, भगवत चंद्र वोहरा, उन्होंने बुक लिखी फिलॉसफी ऑफ बम। फिर गांधी ने बुक लिखी कल्ट ऑफ बम। गांधी वॉज नॉट बिलीविंग इन द वे ऑफ रिवोल्यूशनरी, ओके। तो बैकग्राउंड में तो पता ही है। अब बाद में भगत सिंह को रियलाइज़ हुआ, उनकी एक बुक थी आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग, उसमें उन्होंने लिखा कि रिवोल्यूशन ऑफ द मासेस शुड बी थ्रू द मासेस। रिवोल्यूशन जो आएगा वो मासेस के थ्रू ही आएगा। और पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना किया 1926 में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले कानपुर बोल्शेविक केस आया 1924 में, फिर काकोरी 1925 में, फिर लाहौर 1929 में, फिर ये मेरठ 1929 में, लाहौर 1928 में, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, फिर मेरठ 1929 में, फिर चिटगांव 1930 में, HRA 1924 में, पंजाब नौजवान सभा 1926 में, SHRA 1928 में। अब जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो 1850 के पहले बने थे, या फिर ये कह लें कि जो INC के पहले बने थे, वो कौन कौन से थे। तो पहला जमींदारी एसोसिएशन द्वारका नाथ टैगोर था। इसमें केवल जमींदार के हित की बात होती थी, जो अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत होता था, ठीक है। फिर आया बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये द्वारका नाथ टैगोर ये बंदे थे। अब यहाँ पर उन्होंने वेलफेयर फॉर ऑल कर दिया, ठीक है, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ पीपल इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये तो इनिशियली था, बट बाद में क्या हुआ कि पहला और दूसरा इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट थे द्वारकानाथ, ये राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट राधाकांत देव, और सेक्रेटरी थे द्वारकानाथ टैगोर। ये इनका काम क्या था, ये दे सेंट पिटिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये मांग क्या करते थे, इस्टेब्लिश द सेपरेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन अलग अलग करो, सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर्स की कम करो, सॉल्ट ड्यूटी हटा दो, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी हटा दो, और एक्सक्लूसिव। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था BIA, इसमें ये था कि एक्सक्लूसिव आपको ये इंडियंस ही इसमें मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो विदेश में थे, विदेश में सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी का था 1866 का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन में था। इनका काम ये था कि जो इंडियन का जो ओपिनियंस है रिगार्डिंग टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कन्वे करना, ठीक है। ये बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में भी इसकी ब्रांचेस थी। दादा भाई नौरोजी वहाँ पार्लियामेंटेरियन भी थे, बने थे एक बार लंदन में, ठीक है। अगला एसोसिएशन क्या है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उससे पहले देख लो, इससे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आया, उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये भी लंदन में था। ये जो
राजा राम मोहन राय के जो बायोग्राफर थे मैरी कारपेंटर, उन्होंने मतलब टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन रिफॉर्मर्स के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए मैरी कारपेंटर ने ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1870 में, मतलब 15 साल पहले जस्ट 1850 INC की स्थापना से 15 साल पहले। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो सबसे पहले बनी थी 1839 में, ये क्या था कि जो राजा राम मोहन राय के फ्रेंड थे ये विलियम एडम जॉर्ज और मेजर ब्रिग, इन्होंने मिलकर बनाई थी। एम क्या था, सिक्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल इन पुणे लोकेलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, हम इनका काम यह था कि जो सबका वेलफेयर ये अचीव कर सकें। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस देख लो। पूना सार्वजनिक सभा, पहला पूना सार्वजनिक सभा, ये ऑब्वियसली ये मुंबई में था, पुणे में था। MG रानाडे, चिपलूकर और GV जोशी, 3 बंदे इंपॉर्टेंट है। MG रानाडे पहला, MG रानाडे, चिपलूकर और GV जोशी, ये 3 लोग इंपॉर्टेंट है टू पॉपुलराइज पीजेंट लीगल राइट। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, इसमें 3 लोग इंपॉर्टेंट थे। पहले MG रानाडे, दूसरा चिपलूकर, तीसरा GV जोशी। एम का था टू पॉपुलराइज पीजेंट्स लीगल राइट। इंडियन एसोसिएशन में देखो A आएगा और S आएगा। तो A से आनंद मोहन बोस, S से SN बनर्जी। एक करते क्या कहते टू क्रिएट द पॉलिटिकल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर लोगों को अवेयर करना। ICS रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, ये अगेंस्ट थे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये जो इंडियन एसोसिएशन है ये बाद में मर्ज हो जाती है कांग्रेस के साथ में। 1886 में ये इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाती है। ठीक है, अब अगला है इंडियन लीग। 1875 में था इंडियन लीग। ये कौन थे, शिशिर कुमार घोष। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अमृत प्रचार पत्रिका थी उसमें 2 लोग थे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की भी स्थापना की और इनका काम क्या था कि इसका काम था स्टिमुलेटिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म एमंग द पीपल। तो नेशनलिज्म की भावना को मतलब लोगों के बीच में लाना, मतलब उजागर करना या और अवेकन करना लोगों को। फिर अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसमें कौन कौन से थे, फिरोज शाह मेहता पहला, दूसरा बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी और KT तेलांग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी और KT तेलांग, इसमें 3 बंदे थे। ये बंदा कौन है, एक मिनट। बंग भाषा परीक्षिका सभा 1836 में इस्टेब्लिश की गई। इसमें एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय ने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अभी देखो इंडियन स्टेट्स का क्या क्या हमारा मतलब रिलेशन था ब्रिटिश इंडिया से। 1865 से लेकर 1813 तक हमारा रिंग फेंस की पॉलिसी थी। मतलब क्या इसका कि देखो डुअल गवर्नमेंट 1865 में आ गई थी, तब से स्टार्ट हुआ 1813 तक। तब तक हमारे क्या था, बफर स्टेट वाली पॉलिसी थी। मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई एक स्टेट को से उसको सब्सिडी राय बना के उसको बफर बना लेना है। ठीक है, कैसे, जैसे जो अवध को बफर बना लिया गया था कि बंगाल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो 1865 से 1813 तक तो हमारा ये था। फिर 1813 से 1857 तक हमारा क्या था कि सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन। तुम सब ऑर्डिनेट तो हो लेकिन आइसोलेट हो, अभी इंक्लूडेड नहीं किए गए हो ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो सॉवरेनिटी तुम्हारी अभी भी थोड़ी सी है, माना कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है बट अभी इंटरनल सॉवरेनिटी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो अभी उन्हें एनेक्स नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद सबऑर्डिनेट यूनियन 1857 से 1935 तक। इसका मतलब ये था कि जो अब ब्रिटिश इंडिया में तुम शामिल कर लिए गए हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुगल की अथॉरिटी इंडियन हो जाती है, अब अथॉरिटी किसकी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तभी तो कैचर हिंद की उपाधि मिली गई थी। अब उसके बाद आता है ये एक पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 से लेके 1947 तक, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो अब्रॉड में थे। पहले लंदन में था, कौन था, श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में थे। इंडियन हाउस उन्होंने बनाया था। वो क्या कहते हैं, रेडिकल स्टूडेंट्स जो इंडिया में थे उनको रिक्रूट करते थे। उनकी जो जर्नल थी उसका नाम था द सोशलिस्ट, और उसी में ही मदन लाल डिंगरा बंदा था, उसने कर्जन वैली को मारा था। फिर जर्मनी में
जर्मनी में बर्लिन कमेटी थी 1914 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 बाई इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई थी एंड रेडिकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये सब लोग थे वहाँ पर, ठीक है। अब इनका काम क्या था, ये चाहते क्या थे, दे कंसीव्ड ए प्लान ऑफ एक्सपीडिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉयल्टी अगेंस्ट द ब्रिटिश लार्जली सपोर्टेड बाई आर्म्ड रिबेलियन बाई इंडियन रिवोल्यूशनरी। ये चाहते कि इंडियन के जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो आर्म्ड रिबेलियन कर दें अगेंस्ट द ब्रिटिश, ओके। ये था जिमेरमन प्लान के का पार्ट था ये। और उसका बर्लिन कमेटी का की मेंबर कौन था, बर्लिन कमेटी का की मेंबर था वीरेंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर वीरेंद्र चंद्र चटर्जी, ये की मेंबर थे, ठीक है। और इन्होंने पब्लिश किया था तलवार एक न्यूज़पेपर था। और पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन था भीकाजी कामा, ये वंदे मातरम, भीकाजी कामा का वंदे मातरम था, ओके। जिनेवा में क्या थे, जिनेवा में अजीत सिंह थे। अजीत सिंह ने एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, वो कौन सा था, अंजुमान ए मुहिशबन ए वतन, मुझे पता नहीं क्या है, अंजुमान ए मुहिशबन अजीत सिंह ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अंजुमान ए मुहिशबन ए वतन, उनका जनरल क्या था, भारत माता, ठीक है। वैंकूवर में कौन थे, ये गुरानदित कुमार थे। सेटअप किया था स्वदेश सेवक संघ, उन्होंने स्वदेश सेटअप किया था। और दे ब्रिंग आउट द गुरुमुखी पेपर जिसका नाम था स्वदेश सेवक नाम था। अब ये क्या करते थे, स्वदेश सेवक में क्या था, दे एडवोकेटेड द सोशल रिफॉर्म्स, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी एडवोकेट कर रहे थे कि इंडियन ट्रूप्स को रिवोल्ट कर देना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब एक न्यूज़पेपर एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये बनाया था सुरेंद्र बनर्जी ने बनाया था इसको। सोशल रिफॉर्म्स में कुछ और भी पार्ट हैं, जैसे सेवा सदन, ये बहराम जी एम मालाबारी ने बनाया था। ये वुमेन्स जो सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया उनके लिए, ठीक है। अब श्री नारायण गुरुस्वामी, ये देखो, श्री नारायण गुरुस्वामी ये केरला के थे। ये एजावा कास्ट एक शेड्यूल कास्ट आती थी, उससे बिलोंग करते थे। श्री नारायण, इन्होंने इस्टेब्लिश किया श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, वही एंटी कास्ट वाला मूवमेंट था ये, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया इरुवीपुरम मूवमेंट। इरुवीपुरम क्या मूवमेंट था, इरुवीपुरम में क्या, ये नया रिवर्स, इन्होंने एक स्टोन उठाया, उसको एज ए शिवलिंग इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर ये शो करने की कोशिश किया कि जो आइडल की जो स्थापना होती है वो मोनोपोली नहीं है हायर कास्ट की। और ये इस सब करके वो डिस्क्रिमिनेशन जो अगेंस्ट दलित था उसको रिमूव करना चाहते थे केरला सोसाइटी से। एक फेमस पोएट है कुमार आसन, इनके फिर चेले बन जाते हैं नारायण गुरु स्वामी के 1889 में। और जो ये अरुवीपुरम क्षेत्र योगम था उसका नाम बदलकर अरुवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन युगम बना दिया जाता है, जिसमें जो स्वामी जी होते हैं चेयरमैन और चेले होते हैं आसन भाई अपने सेक्रेटरी हो जाते हैं, ठीक है। ये डिमांड क्या करते हैं, राइट टू एडमिशन इन पब्लिक स्कूल्स, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू एंट्री टू टेम्पल्स में जाने दो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने दो, ठीक है। अब देखो कुछ कास्ट मूवमेंट्स में देख लो, वोकलिगा संघ कहाँ का है, मैसूर का है, कर्नाटक। वोकलिगा संघ मैसूर कर्नाटक। जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस मूवमेंट, ठीक है, जस्टिस मूवमेंट और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये दोनों ही मद्रास तमिलनाडु में थे, ठीक है। किस में थे, तमिलनाडु। एक मिनट, जस्टिस मूवमेंट और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दोनों तमिलनाडु मद्रास, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट मद्रास में थे, इसके लीडर कौन थे, CN मुदलियार, ठीक है, TM नायर, P त्यागराज। जस्टिस मूवमेंट के लीडर कौन से थे, CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, पहला। दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो 1920 के डिकेड में हुआ था, उसके लीडर कौन थे, EV रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियारी बोलते थे, और बलिजा नायडू। EV रामास्वामी नायकर और बलिजा नायडू, ये दोनों
लीडर थे, ठीक है। जो नायकर था, ईवी रामस्वामी नायकर, जिसको पेरियार बोलते हैं, पेरियार शॉर्ट टू अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट बाय फॉर्मलाइजिंग वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट। वेडिंग करो मतलब बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, ठीक है। अभी देखो आगे, अब आता है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। पहला राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1814 में, उसके बाद ब्रह्मो समाज, ठीक है, फिर ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना की। वेस्टर्न आइडियाज़ इनके थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ये रीजन को मानते थे, ये चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी के जो भी अच्छी पार्ट है वो हिंदुज़म में भी लिंक कर दिया जाए, किया जाए मैसेजेस को, इनमें कोई गलत नहीं है। एंटी सदी मूवमेंट्स में इन्होंने पार्ट लिया। 1829 में लीगल रेगुलेशन भी आया गया, और इन्होंने जो डेविड हेयर थे, उन्होंने जिन्होंने द हिंदू कॉलेज जो फाउंड किया था 1817 में, उसकी इन्होंने राजाराम मोहन राय ने सपोर्ट किया। राजाराम मोहन राय ने खुद वेदांता कॉलेज फाउंड किया, जहाँ पे कोर्सेज इंडियन लर्निंग के साथ वेस्टर्न लर्निंग और फिजिकल साइंसेस के भी होते थे। राजाराम मोहन राय अगेंस्ट आइडोलेट्री थे, मतलब ये सब मूर्ति पूजा के विरुद्ध में थे। नो पेंटिंग, नो पिक्चर अलाउड इन द आश्रम बिल्डिंग। वो प्राणायाम, वो मेडिटेशन करते थे, उपनिषद पढ़ते थे और रीडिंग करते थे। एजेंडा ऑफ ब्रह्म समाज क्या था? टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड प्रीच मोनोथिज्म बेस्ड ऑन वेदांता एंड उपनिषद, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म 1809 में, और ट्रांसलेट किया वेदास को, ट्रांसलेटेड वेदास एंड 5 उपनिषद टू प्रूव दैट एंशिएंट इंडियन हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म। ही ऑल्सो रिटेन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। वुमेंस के अगेंस्ट, वुमेंस के लिए भी फेवर में काफ़ी सारा काम किया, जमींदार के फेवर में काफ़ी सारा काम किया। और उनकी 2 बुक्स थी, संवाद कौमुदी की रिटन इन बंगाली, और मिरातुल अकबर पर्शिया में लिखा गया था। इनके अगेंस्ट में राधाकांत देव एक बंदा था, इनके अगेंस्ट में लिखता था, काम करता था। उसका धर्म सभा उसने बनाई थी, कंटेम्प्रेरी टू राजाराम मोहन राय। अब ब्रह्मो समाज में लेटर ऑन एंट्री होती है द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पापा थे। उन्होंने सत्यबोधिनी सभा और सत्यबोधिनी पत्रिका की स्थापना की शुरुआत की। बेसिक चीज़ क्या थी कि इंडिया के नेशनलिस्टिक व्यू से इंडिया के पास की स्टडी करना, प्लस प्रोपगेट द आइडिया ऑफ रॉय, ठीक है। और उसके बाद इस ब्रह्मो समाज में लेटर ऑन देखो 1842 में द्वारकानाथ आते हैं, और 1858 में केशव चंद्र सेन आते हैं। उन्होंने क्या किया, जो ब्रह्मो समाज था आउटसाइड बंगाल भी स्प्रेड किया, ठीक है। फिर वो ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज कहने लगे, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि लेकिन केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर में आपस में बनी नहीं। क्यों? केशव चंद्र सेन इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक, सबके रिलीजन टीचिंग इंट्रोड्यूस करने लगे, और अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे वो, और इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करने लगे। तो इसकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आए, और जो समाज था वो बढ़ गया। जो लोगों ने सेन को फॉलो किया वो बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो टैगोर को फॉलो की वो आदि ब्रह्मो समाज। लेटर ऑन क्या होता है कि सेन अपने 13 साल की बिटिया की शादी एक राजा से कर देते हैं, तो जो फॉलोअर को ये बात अच्छी नहीं लगती है वो बनाते हैं साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब प्रार्थना समाज देखो, पी से प्रार्थना, पी से पांडुरंग। प्रार्थना समाज फाउंड बाई आत्माराम पांडुरंग, ये बॉम्बे में था, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ केसी सेन दे emphasize on monotheism, basically ये लोग influence from the ideas of ब्रह्मो समाज। एंड 4 पॉइंट ऑफ एजेंडा था इनका, डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, वुमेंस का एजुकेशन, विडो की रीमैरिज, ये सब था। और प्रोमिनेंट लीडर कौन था? MG रानाडे, RG भटनागर, NG ये चंडावरकर, ठीक है। अब यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको हेलेनी विवान डेरोजियो मूवमेंट भी बोलते हैं, इसका ये क्या था कि ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, और इनके जो आइडियाज़ थे बहुत लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, कस्टम को अपोज करो, बड़े बड़े रेडिकल आइडियाज़ थे। ये मासेस से कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। बाद में इनको निकाल भी दिया जाता है स्कूल से। दे फेल टू टेक द पीजेंट्स कॉज, बट कुछ चीज़ों में इन्होंने जो काम किया वो ये था कि जो दे डिमांडेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इन हायर एजुकेशन, हायर सर्विसेज। दे डिमांडेड टू इंडक्शन ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज, पहली बात। दूसरा, अगेंस्ट द जो ऑपरेशन ऑफ जमींदार के ऑपरेशन के अगेंस्ट थे।
फिर उसके बाद क्या था कि रिवीजन, ये चाहते थे कि रिवीजन हो चार्टर्ड एक्ट्स का, रिवीजन हो, बेटर ट्रीटमेंट हो लेबर्स का इन फॉरेन अब्रॉड में, ठीक है, ये सब उनकी मांग थी। बाल शास्त्री जाम्बेकर बॉम्बे में थे, दे अगेंस्ट द ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे। उन्होंने दर्पण लिखी जो वीकली मैगजीन थी कि ह्यूमन रीजन को मानते थे। धर्म सभा फाउंडेड बाई राधाकांत देव, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, वांट टू प्रिजर्व द स्टेटस क्यू ऑफ सोशियो रिलीजियस मैटर्स। वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे बट अगेंस्ट द राजा राम मोहन रॉय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850, मतलब 1857 के पहले 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। उन्होंने क्या किया, ही ब्रोक द प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, और ब्रिटिशर्स संस्कृत कॉलेज में नॉन ब्राह्मण्स की भी एंट्री करवाई। और जो संस्कृत जो लर्निंग थी, जो उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन जो मेंटेन किया हुआ था कि संस्कृत लर्निंग में कुछ और न किया जाए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो वेस्टर्न लर्निंग्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया संस्कृत लर्निंग्स में, ठीक है। और फिर बाकी जेनरिक पॉइंट है अगेंस्ट वीडो मैरिज, मतलब सपोर्टेड वीडो मैरिज, वुमेन एजुकेशन सपोर्ट किया अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है। और बिथुन कॉलेज को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस्टेब्लिश नहीं किया। बिथुन कॉलेज को जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बिथुन ने बनाया है, ठीक है, कलकत्ता में है कॉलेज। पावरफुल वुमेन्स एजुकेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर नॉट फाउंडेड बट एसोसिएटेड विद बिथुन कॉलेज, ठीक है। सत्यशोधक समाज ये है जो फूले के द्वारा बनाया गया है। इसमें फूले बिलोंग टू माली कम्युनिटी, अपर कास्ट डोमिनेशन, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल, इन सब के अगेंस्ट में है। सत्यशोधक समाज मतलब ट्रुथ सीकर सोसाइटी, इनका मूवमेंट था कि ये सोशल सर्विस करना चाहते थे और स्प्रेड करेंगे वुमेन्स एजुकेशन एंड लोअर कास्ट की एजुकेशन के लिए। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उन बुक्स का नाम क्या था, सर्वजनिक। पहले उनकी जो ज्योतिबा सत्यशोधक समाज था, सॉरी, जो ज्योतिबा फूले थे, उनकी जो बुक का नाम था सर्वजनिक पहली, दूसरा गुलामी, तीसरा सत्य धर्म। सर्वजनिक गुलामी सत्य धर्म, ये उनकी बुक का नाम था। फूले ने राजा बली का सिंबल यूज़ किया था अगेंस्ट राजा राम। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई थी टू ट्रेन द नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया, टू प्रिपेयर फॉर सेल्फलेस वर्कर हु कैन डिवोट देयर लाइफ फॉर द काज ऑफ द कंट्री। सोशल सर्विस लीग फाउंडेड बाई नारायण मल्हार जोशी, ये गोखले के फॉलोवर थे। और ये आल्सो नारायण मल्हार जोशी ये इसमें भी थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी हुई थी। अब देखो जो ज्ञान प्रकाशक मंडली है, इनका एम क्या था कि टू स्टार्ट द स्कूल फॉर गर्ल्स एंड दे ऑर्गेनाइज द लेक्चर ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, 2 ब्रांच, मराठी गुजराती 2 ब्रांच में थी। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले थे ज्ञान प्रकाशक मंडली ने, ठीक है। परमहंस मंडली क्या थी, ये अगेंस्ट द कास्ट रूल्स, ये मोनोथीज्म बिलीव करते थे। दे यूज टू टेक फूड्स कुक्ड बाय द लोअर कास्ट, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, जिसको लोकहितवादी भी कहते थे, अगेंस्ट द हिंदू ऑर्थोडॉक्स एंड सपोर्टेड सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। उनका कहना था इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स देन चेंज द रिलीजन। और गोपाल कृष्ण अगरकर ये ह्यूमन रीजन पे बिलीव करते थे और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो ब्लाइंड ट्रेडिशंस हैं इनको क्रिटिसाइज़ किया था, और जो अननेसेसरी ग्लोरी हम कर रहे हैं पास्ट की उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये यूएस का मूवमेंट था 1875 में। इसके लीडर थे पीएच ब्लावेत्स्की और कर्नल एमएस ऑलकॉट। पीएच ब्लावेत्स्की और कर्नल एमएस ऑलकॉट 1882 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ आरडीआर, ठीक है। और बिलीव इन द रिलेशनशिप बिटवीन द, अब देखो ये विदेशी थे तो इंडिया की चिताबे में काफ़ी बिलीव करते थे। ये बिलीव इन द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड गॉड, इनकारनेशन ऑफ गॉड, कर्मा, टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांता, ठीक है। एनी बेसेंट जो लीडर थी 1907 में इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, जो बाद में न्यूक्लियस बना फॉर्मेशन ऑफ बीएचयू का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन कल्चर को और फिलॉसफी को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, और इंडियंस को भी थोड़ा सा कोई वेस्टर्न इज्जत दे रहा है तो हमें भी प्राउड फील हो जाता है। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट फॉर दलित कौन से थे, श्री नारायण गुरु पहला, एन कुमार स्वामी आसन एंड टी के माधवन, ये सब था।
वैकोम सत्याग्रह केरला, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट मद्रास तमिलनाडु, वैकोम सत्याग्रह केरला, वैकोम वैकोम सत्याग्रह केरला, वी से वैकोम, सॉरी वैकोम में के आता है, केपी केशवा में के आता है, केरला में के आता है, के, ठीक है, ओके। वैकोम सत्याग्रह, वैकोम में के, केपी केशवा में के, केरला में के, 1924। क्या टाइमिंग है? 1924, समझे? 1924 मतलब एनसीएम के बाद वैकोम सत्याग्रह। देखो इसमें एम क्या था? ओपनिंग द टेम्पल एंड रोड फॉर द अनटचेबल्स। गांधी सपोर्टेड एंड टुक टूर टू केरला आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ। उस समय लीडर कौन थे? के केलप्पन और पोएट सुब्रमण्यम भी थे, ठीक है। इन लोगों ने भी इस मूवमेंट में पार्ट लिया। और 1936 में महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने दे इशूड प्रोक्लेमेशन दैट ऑल द टेम्पल्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट शुड बी ओपन फॉर द हिंदूज, मतलब दलित उन सबके लिए हिंदू कर दो। सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ना नहीं, पढ़ चुके हैं। अब देखो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इसको बोलते हैं? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही बात बोल सकते हैं। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव इनने शुरू किया था। और पहला सेशन इनका मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। पहला सेशन मद्रास में 1887 में, पहला सेशन मद्रास में 1887। आईसीएस रिफॉर्म सेल था आईएनसी का, कांग्रेस रिफॉर्म सेल था आईसीएस, इसमें रानाडे थे। इनका काम क्या था? एडवोकेट करना, इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, अपोज करना पॉलीगेमी को, और प्लेस करते थे कि हम चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। लेटर ऑन इस चूतिया ने, एमजी रानाडे ने 13 साल की लड़की शादी कर ली थी। इंडियन एसोसिएशन में एएस आता है, आनंद मोहन बोस, एसएन बनर्जी। ये इन्होंने इनका मतलब एडवोकेट किया कि आईसीएस का रिफॉर्म करना है, अगेंस्ट वल्नरेबल प्रेस एक्ट के अगेंस्ट थे। और मर्ज विद कांग्रेस 1886 में कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है 1886 में, ठीक है। अभी रामकृष्ण मिशन इसमें परमहंस थे, और दूसरे बंदे जो इम्पोर्टेंट था वो स्वामी विवेकानंद। देखो परमहंस, इसका ओवरऑल ये था कि मैनी सॉल्वेशन के कई सारे रोड हैं, एंड सर्विस टू मैनी, सर्विस टू गॉड। दे ऑल्सो बिलीव इन द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। आर के मठ है, जो मठ है वो इस्टेब्लिश किया है रामकृष्ण परमहंस ने। और जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है, जो रामकृष्ण मिशन है वो इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया है। मिशन ही आइडियलाइज द हिंदुइज्म इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथिज्म एंड इमेज वर्शिप। ये इमेज वर्शिप और पॉलीथिज्म में बिलीव करते थे। इनका मतलब था कि अरे भगवान किसी को भी मान लो, किसी फोटो में भगवान मान लो अगर हम हर जगह पैर रखते हैं, लेकिन किसी फोटो में भगवान की मूर्ति बनी तुमसे पैर नहीं रखेंगे, तो हम इमेज वर्शिप को प्रमोट किया। पॉलीथिज्म कई सारे भगवान प्रमोट किया, ऐसा कुछ नहीं कि वन ने, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। भारत धर्म महामंडल, जहाँ धर्म आएगा वो सब ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्सी हिंदू एजुकेटेड इसमें पार्ट लिए थे। ये अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ, ये किसके अगेंस्ट था? आर्य समाज, थियोसॉफिस्ट, रामकृष्ण मिशन, इन सब के अगेंस्ट था। ये प्रमोट किया था कि हमारा मतलब हिंदू ऑर्थोडॉक्सी इन सब को प्रमोट करते थे, ठीक है। अभी इसमें जो मेन मतलब एक प्रोमिनेंट लीडर था मदन मोहन मालवीय, वो बनारस के थे, ठीक है। अब आर्य समाज का फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, उनको मूल शंकर उनका घर का नाम था। और फर्स्ट आर्य सामाजिक यूनिट सेटअप इन बॉम्बे में। उनकी बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था उन पे। मूवमेंट वॉज रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके अगेंस्ट में था ये मूवमेंट। और इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ वेदास, दे कंसीडर द वेदा इज कुड नेवर बी रॉन्ग, ठीक है। तो वेदास को क्या था कि, और उन्हें क्रिटिसाइज़ किया पुराना को, पुराना सब गलत है, वेदा ही सही है, वेद ही सही है। और वो अगेंस्ट थे। तभी तो वो कहते थे बैक टू वेदा। बैक टू वेदा का मतलब ये नहीं था कि वैदिक टाइम में जाओ, मतलब वैदिक लर्निंग्स को रिवाइवल करना है। और अगेंस्ट द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट थे कि ये लोग सब, क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कहाँ से इनका जन्म हुआ? ये पुराना से तो हुआ है। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे। और ये सपोर्ट करते थे चतुर्थ वर्ण को, मतलब 4 वर्ण वाला सिस्टम सपोर्ट करते थे, बट वो सिस्टम मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया। प्रोग्रेसिव सेक्ट उसमें से डीएवी बना, जो ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। कंजर्वेटिव सेक्ट बना, ये गुरुकुल एज
हरिद्वार में जो हैं, उन्होंने कहा बैक टू वेदर्स, मतलब रिवाइवल करना है लर्निंग्स को, नॉट द रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम। ओके, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट को भी, ये शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने किया, जो कि रिकन्वर्ट हिंदुइज़्म शुद्धि मूवमेंट्स भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसमें कि हिंदू का मतलब कन्वर्जन हो रहा था बैक टू हिंदू में, जो कम्युनल काफ़ी हो गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उसका देखो, हिंदू पैट्रियट ये हरीशचंद्र मुखर्जी और या हरीशचंद्र मुखोपाध्याय, इन्होंने इंडिगो रिवोल्ट को सपोर्ट किया था। ठीक है, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, कॉमरेड मोहम्मद अली, नॉट अली जिन्ना, अल हिलाल भाई अबुल कलाम आज़ाद, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, ये तो याद रखो, आ सकता है। इंडिपेंडेंस क्या है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कॉमरेड मोहम्मद अली, नॉट मोहम्मद अली जिन्ना, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अदर न्यूज़पेपर क्या है? बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट क्या है? जेम्स अगस्टस हेकी, ये है। इंडियन गैजेट ईस्ट इंडिया भाई किस, और इंडियन गैजेट और ईस्ट इंडिया लिखा है हेनरी डेरोजियो। संवाद कौमुदगी और मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय का है। रस्त गुफ्तार भाई नरोजी, उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया भी लिखी हुई है। इंडियन मिरर, ये मैं भूलता हूँ, इंडियन मिरर द्वारका नाथ टैगोर, इंडियन मिरर द्वारका नाथ टैगोर, कहीं कहीं पर साला NN सेन भी लिख देते हैं। इंडियन मिरर द्वारका नाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका बाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ABP शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। केसरी जो मराठी में थी और मराठा जो इंग्लिश में थी, दोनों ही तिलक ने लिखी थी। ठीक है, परिदर्शक ये बिपिन चंद्र पाल ने लिखी थी। युगांतर ये फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स, ये किसने लिखा था? बरेंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने लिखा था। ठीक है, और इंडियन सोशलॉजिस्ट लंदन में थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम भिकाजी कामा पेरिस में। गदर सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी। लीडर मदन मोहन मालवीय। बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर। इंडियन हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने लिखा इंडियन हेराल्ड। अब तो गांधी में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन गांधी को तमीज़ से पढ़ो। गांधी में देखो, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। ठीक है, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया गांधी जी का है। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। ठीक है, NIY। ओके, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया गांधी जी का है। और देखो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये है अन्य बेसेंट का। सार्वजनिक, सत्य धर्म, गुलामी ज्योतिबा फूले का। बंगाली SN बनर्जी का है। तारकनाथ फ्री हिंदुस्तान, ये तारकनाथ दास का है। ठीक है, तलवार ये वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का है। भारत माता अजीत सिंह का है। पंजाबी लाजपत राय का है। ठीक है, ऊपर आओ। द हिंदू और स्वदेश मित्र G सुब्रमण्यम अय्यर का है। सुधारक गोखले का है। कुड़ी आरसू, ये MV रामास्वामी नायकर का है, जिसको पेरियार ही बोलते थे। थैंक यू।